Hello student, in this video we will learn about the behavior of real gases or deviation of real gases from ideal behavior। आइडियल बिहेवियर से किस तरह से जो एक्चुअल गैसेस हैं जिन्हें हम रियल गैस बोलते हैं उनका बिहेवियर आइडियल गैस से किस तरह से डेविएटेड है, मतलब डिफरेंट है या दूसरा है। तो हम यहाँ पर रियल गैस के बारे में पढ़ेंगे जो एक्चुअल में गैस पाई जाती हैं, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस वीडियो में आइडियल गैस के बारे में पढ़ा था। आइडियल गैस जनरली ऐसी कोई गैस होती नहीं है। समटाइम्स कुछ गैसेस ऐसी हो सकती हैं जो रियल गैसेस हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर आइडियल गैस के जैसा बिहेवियर करती हैं। क्योंकि हमने ये देखा पिछले जो गैस लॉज पढ़े थे, ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो उन गैस लॉज को हर एक टेम्परेचर, प्रेशर और हर एक कंडीशन पर फॉलो करते हो। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि आइडियल गैस, रियल गैस क्या है, आइडियल गैस क्या है और आइडियल गैस का बिहेवियर क्या था, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। रियल गैस का बिहेवियर किस तरह से आइडियल से डिफरेंट है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस मीन्स ए गैस विच ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन, मीन्स PV इज इक्वल टू nRT, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है, जो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। एंड अदर गैस लॉज या फिर कोई दूसरे जो गैस लॉज है जैसे बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गैल-लुसाक्स लॉ, इन सबको फॉलो करते हैं एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब लो टेम्परेचर से लेकर हाई और लो प्रेशर से लेकर हाई प्रेशर तक। एंड दीज गैसेस आल्सो कॉल्ड परफेक्ट गैस, इसको हम परफेक्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं यदि वो गैस कैसी है, आइडियल है तो। लेकिन नन ऑफ द नॉन गैसेस आर आइडियल, कोई भी जो हम जानते हैं जिन गैसेस के बारे में उसमें से कोई भी गैस नेचर में आइडियल नहीं है, सभी के सभी जो है रियल गैस कहलाते हैं। लेकिन सम जो गैसेस हैं, मतलब रियल गैसेस हैं, दे शो आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ही कुछ गैसेस क्या करती हैं, आइडियल बिहेवियर की तरह शो करती हैं, मीन्स आइडियल गैस को फॉलो करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करते हैं या अदर गैस लॉ को ओबे करते हैं। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा, प्रेशर लो प्रेशर से हम हाई प्रेशर की तरफ जाएंगे या टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएंगे, उन गैसेस में हमें और ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर डेविएशंस आर ऑब्जर्व्ड, अधिक से अधिक हमें वहाँ पर डेविएशन देखने को मिलेंगे फ्रॉम दिस आइडियल गैस इक्वेशन या अदर गैस लॉज। उनसे देखते हैं तो एक अलग तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है। अब ये डेविएशन, ये बिहेवियर अलग क्यों है इसके बारे में भी जानेंगे, कैसे इनको करेक्ट किया गया इसके बारे में भी जानेंगे। तो लेकिन इसके बाद है व्हाट आर रियल गैसेस। तो रियल गैस या जिनको हम नॉन आइडियल गैस के नाम से भी जानते हैं, द गैस विच डज नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन, मीन्स PV इज इक्वल टू nRT को जो फॉलो नहीं करते हैं, एंड अदर गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पर जो फॉलो नहीं करते हैं उन्हें हम रियल गैस बोलते हैं या नॉन आइडियल गैस के नाम से भी जानते हैं। और जितनी भी नॉन गैसेस हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन या फिर मान लीजिए कि हाइड्रोजन है या कोई भी अदर गैसेस, ऑल आर रियल गैस, सभी की सभी जो नॉन गैसेस हैं वो रियल गैस हैं। अब जनरली हम ये पाते हैं कि अधिकतर जो रियल गैसेस हैं वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर किस तरह से अपने आप को शो करने लगते हैं, आइडियल गैस की तरह दिखाते हैं। तो ये लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ही ओनली देखने को मिलता है। इसके लिए एमेगेट एंड्रयूज थे और जो दूसरे अदर साइंटिस्ट थे, उनके साथी साइंटिस्ट, उन सभी ने डिफरेंट गैसेस के बिहेवियर को डिफरेंट कंडीशन पर, मतलब डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर क्या किया, स्टडी किया और ये पाया, कंक्लूड किया कि जो रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन या जो जनरल गैस इक्वेशन है उससे फॉलो नहीं करते हैं। तो किस तरह से उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को किया, एमेगेट एंड्रयूज और जो अदर साइंटिस्ट थे उनके द्वारा। तो एमेगेट एंड्रयूज एंड अदर साइंटिस्ट मेड एक्सटेंसिव स्टडी ऑन द बिहेवियर ऑफ रियल गैस एंड दे कंक्लूडेड दैट रियल गैसेस डू नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन, ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं। और इसके लिए, इसको समझने के लिए उन्होंने प्रेशर वॉल्यूम मतलब एक कांस्टेंट है, PV इज इक्वल टू nRT,
तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। और ये प्रेशर मीन्स यहाँ यदि आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, डिक्रीज। मीन्स पीवी की वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम घट जाएगा। ये लेकिन किस केस में देखने को मिलता है, जब गैस कैसे हो, आइडियल गैस हो। यदि मान लीजिए कि सभी गैस आइडियल हैं तो हमें इस तरह से इक्वेशन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस लिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस के हमें पैरेलल लाइन देखने को मिलती है। ये कब, किस केस में, आइडियल में। मीन्स प्रेशर हम कितना भी बढ़ाते जाएं पीवी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। लेकिन जब यही उन्होंने रियल गैस के लिए एक्सपेरिमेंट किया, रियल गैस के लिए वैल्यू फाइंड की पीवी की, प्रेशर को लगातार बढ़ाते गए, तब उनको अलग अलग तरीके से यहाँ पर ये देखने को मिला। जैसे उन्होंने हीलियम गैस लिया तो हीलियम में इस तरह से वैल्यू मिली। मीन्स यहाँ देखिए लो प्रेशर पर तो सेम था, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाते गए पीवी की वैल्यू धीरे धीरे लगातार क्या हो रही है, स्लाइटली इंक्रीज़ होते जा रही है। इसका मतलब है कि ये पीवी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर बढ़ाने पर हमें कांस्टेंट नहीं मिल रही है, थोड़ा सा वैल्यू कांस्टेंट से भी ज़्यादा मिल रही है। इसी तरह से जब उन्होंने हाइड्रोजन के लिए किया तो इस तरह से उनको ग्राफ देखने को मिला। और दूसरा गैसेस जैसे था एलिमेंट्री गैस को छोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट देखने को मिला कि पहले तो पीवी की वैल्यू, मतलब जैसे हमने लो प्रेशर से मीन्स जीरो प्रेशर से थोड़ा सा प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो पहले पीवी की वैल्यू, ये कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, फिर एक पॉइंट पर यहाँ पर आ गया तो ये किसके जैसा हो गया, आइडियल गैस के जैसे है। लेकिन जब फर्दर इस प्रेशर को इंक्रीज़ किया गया तो ये वैल्यू अचानक से और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। मीन्स ये कांस्टेंट नहीं रहता है। मीथेन के लिए भी फाइंड किया तो ये कर्व और भी ज़्यादा देखने को मिला। ये जो डिप हो रहा है नीचे नेगेटिव डिप में, तो ये वैल्यू और भी ज़्यादा घट जाती है मीथेन के केस में। तो इस तरह से उन्होंने डिफरेंट गैसेस के स्टडी करने के लिए प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर, इन मतलब प्रेशर वॉल्यूम मीन्स कांस्टेंट है, इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया, उसकी स्टडी की और ये पाया कि जो रियल गैस है उनका बिहेवियर आइडियल गैस के कंपैरिजन में काफ़ी अलग है। और यहाँ पर उन्होंने दो तरह के कर्व देखने को मिले। तो देखिए सिग्निफिकेंट आइडियल बिहेवियर से इस तरह से देखने को मिल रहा है। एक तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए है कि डायरेक्ट प्रेशर बढ़ाने पर पीवी की वैल्यू लगातार इंक्रीज़ हो रही है। और दूसरे तरह के कर्व में इस तरह से पाया है कि पहले वैल्यू डिक्रीज़ होती है इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस CH4। पहले क्या हुआ, वैल्यू डिक्रीज़ हुई और इसके बाद फिर जो है इंक्रीज़ होती गई। एक पॉइंट पर ऐसे भी हुआ जहाँ पर वह आइडियल गैस, मतलब आइडियल गैस का जो लाइन है उसे क्रॉस कर रहा, मीन्स उस पर्टिकुलर प्रेशर पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो गैस भी किसके जैसे बिहेव कर रही हैं, आइडियल गैस के जैसे बिहेव कर रही हैं। तो ये दो तरह के जो कर्व मिले, इससे देखने से ये पता चलता है कि इनका बिहेवियर आइडियल गैस के कंपैरिजन में काफ़ी अलग होता है। तो डेविएशंस जो हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर आल्सो बिकम क्लियर व्हेन प्रेशर वर्सेस प्लॉट्स या प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट्स आर गिवन। जब उन्होंने क्या किया, इसको और आगे स्टडी करने के लिए प्रेशर और वॉल्यूम इनके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया। और इसको क्लियर करने के लिए ये प्रेशर ले लिया, ये वॉल्यूम, आप जैसे जानते हैं बायल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो यहाँ पर भी उन्होंने दो जो है ग्राफ, मतलब एक आइडियल गैस के लिए उन्होंने आइडियल गैस के लिए मतलब ड्रॉ किया और दूसरा एक्चुअल जो रियल गैसेस होती हैं उसके लिए कैलकुलेट किया। तो ये पाया कि जो दोनों ग्राफ थे दे, यदि मान लीजिए कि आइडियल होती हैं तब तो उन्हें उनको कोइंसाइड होना चाहिए था, अदरवाइज़ वो कोइंसाइड नहीं होते हैं। तो उन्होंने आइडियल गैस जैसे इस तरह से एक ग्राफ मिला, ये है आइडियल गैस के लिए। वहीं पर जब उन्होंने रियल गैस की स्टडी की तो इस तरह से मिला, ये है ग्राफ फॉर आइडियल गैस और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है रियल गैस के लिए ग्राफ। अभी देखिए यहाँ पर जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम कम होता है, लेकिन आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा कम हो रहा है जबकि रियल गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है। जैसे एक पर्टिकुलर यदि हम इस
प्रेशर पर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम आइडियल गैस का यहाँ पर आ गया है, जबकि इस गैस के लिए, ये गैस के लिए हमें वॉल्यूम ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ज़्यादा होने का मतलब है कि साइज़, जैसे हम आइडियल गैस में साइज़ क्या कर लेते हैं, या जो सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को निगलेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब है कि हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं सिंगल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को। तो रियल गैसेस में हम वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं किया कर सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट था ऑफ जो एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग रियल गैस के लिए और आइडियल गैस के लिए, यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि दोनों ग्राफ के जो लाइन हैं दे डू नॉट कोइंसाइड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि लो प्रेशर पर तो इनका बिहेवियर देखिए यहाँ पर थोड़ा कोइंसाइड हो रहा है, आइडियल गैस और रियल गैस एक दूसरे के ऊपर लगभग जो है पास पास आ गए हैं। तो ये लो प्रेशर पर तो किसके जैसा बिहेव कर रही हैं, रियल गैस भी आइडियल गैस के। लेकिन जैसे जैसे आप प्रेशर के ऊपर बढ़ते जाएंगे यहाँ पर ये दोनों लाइन में डिफरेंस आता जाता है। तो यहाँ से आप क्लियर हो पा रहे होंगे कि हाई प्रेशर पर जो मेजर्ड वॉल्यूम है, एट हाई प्रेशर मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जनरली क्या होता है, मोर देन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम। जो आइडियल गैस से कैलकुलेट किया गया है वॉल्यूम उसके कंपैरिजन में ज़्यादा मिला। जैसे ये हाई प्रेशर पर हमने लिया था, तो ये यदि मान लीजिए V1 है तो ये V2 है, और V2 की वैल्यू मतलब रियल गैस के लिए जो वॉल्यूम मिलता है वह ज़्यादा मिलता है। जबकि लो प्रेशर पर क्या होता है, मेजर्ड वॉल्यूम और लगभग जो कैलकुलेटेड वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इस ग्राफ से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये ग्राफ से आपने कैलकुलेट किया, कंक्लूडेड किया उन्होंने एमेगेट एंड्रयूज़ के द्वारा कि एट हाई प्रेशर मेजर्ड वॉल्यूम इज़ ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम। मेजर्ड वॉल्यूम कैलकुलेटेड वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा होता है। जबकि वहीं पर एट लो प्रेशर पर क्या हुआ कि मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड वॉल्यूम आर ऑलमोस्ट इक्वल। मीन्स रियल गैस और आइडियल गैस जो आपने वॉल्यूम अलग अलग मेज़र किए हैं, एक एक्चुअल कंडीशन पर और एक आइडियल कंडीशन पर, दोनों में ही लगभग इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि एट लो प्रेशर रियल गैस ओबेज लाइक आइडियल गैस। रियल गैस जो होती हैं वो लो प्रेशर पर किसके जैसे बिहेव करती हैं, आइडियल गैस के जैसे बिहेव करते हैं। जबकि हाई प्रेशर पर ये उस आइडियल कंडीशन को, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसमें हम डेविएशन मेजर करेंगे, आइडियल बिहेवियर से कितना मतलब डेविएट होता है, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर से और इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इनको टेम्परेचर बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से किस तरह से ये अफेक्ट होता है उसके बारे में। तो मेजरिंग डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये सभी हम रियल गैस के बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। किस तरह से डेविएशन को मेज़र करेंगे, कितना डेविएट होगा और उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। इसके लिए हमको जनरली आइडियल गैस इक्वेशन ही लेना है, PV = nRT। इससे हम प्रेशर के इफ़ेक्ट को ईज़िली स्टडी कर सकते हैं। और इसके लिए हमें एक ग्राफ लेना पड़ेगा PV/nRT वर्सेस प्रेशर, क्योंकि प्रेशर की स्टडी करना है, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर देखना है। तो PV/nRT इट इज़ आल्सो नोन एज इक्वल टू Z मतलब है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहलाता है। अब PV जनरली आइडियल गैस इक्वेशन यदि होगी तो जो वैल्यू P/V की होगी वही nRT इसके मल्टीपल के इक्वल होगी। मींस यदि हम इसको डिवाइड करेंगे, यदि मान लीजिए कि ये वैल्यू 5 है और इसका भी वैल्यू 5 आ रहा, तो 5/5 इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू हो जाएगा 1। लेकिन ये किस कंडीशन में होगा, आइडियल कंडीशन के लिए। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब कितना कोई कंप्रेस होना चाहिए। मीन्स आइडियल गैस है तो एक आइडियल कंप्रेसिबिलिटी मान लेंगे, जहाँ पर Z की वैल्यू यदि ये सेम दोनों वैल्यू यदि इक्वल है तो फॉर आइडियल गैस के लिए Z इज इक्वल टू 1 होता है। मीन्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 है। जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे उसके कंपैरिजन में उतना ही वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जाएगा। मीन्स एक प्रोपोर्शनेट उसकी कंप्रेसिबिलिटी होगी, किसके प्रोपोर्शनेट में, प्रेशर के। वॉल्यूम लगातार कम होता जाएगा प्रेशर बढ़ाने पर। लेकिन ये तो आइडियल गैस के लिए हुआ गया कि PV इज़ ऑलवेज इक्वल टू nRT। लेकिन जो रियल गैसेस होती हैं वहाँ पर Z की वैल्यू
लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। मीन्स फॉर यदि हम रियल गैस पढ़ते हैं, फॉर रियल गैसेस PV नॉट इक्वल टू nRT, वहाँ पर जो PV की वैल्यू है वह nRT के इक्वल नहीं होती है। इसका मतलब है कि जो Z की वैल्यू होगी या तो लेस देन 1 होगी या फिर ग्रेटर देन 1 होगी। और इसके लिए हम जैसे पहले भी ग्राफ पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इन डिफरेंट गैसेस के लिए अभी ग्राफ एक बनाया हुआ था, उसको दोबारा से बना लेते हैं। ये प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में था, ये आइडियल, और इस तरह से ये जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये था कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जैसे मीथेन। इसी तरह से और भी हम दूसरी गैसेस को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, उन्हें उसको भी ले सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में तो ये जो नेगेटिव डेविएशन है, नीचे की ओर डिप है, ये और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए Z की वैल्यू किस तरह से होगा। जनरली जो नेगेटिव डेविएशन देते हैं, जब नेगेटिव मीन्स Z की वैल्यू यहाँ पर लेस देन 1 हो जाएगी। यहाँ पर ये आइडियल कंडीशन के लिए Z की वैल्यू 1 है, आइडियल के लिए Z इज इक्वल टू 1 इस पॉइंट पर। इससे नीचे जाएंगे मतलब Z की वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 1। इससे यदि ऊपर जा रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, तब Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। तो ये दो हम इस ग्राफ से पता कर सकते हैं, कहीं पर नेगेटिव डेविएशन है, आइडियल कंडीशन के नीचे है, जबकि कुछ में ऊपर वैल्यू पहुंच रही है। तो जहां पर नेगेटिव डेविएशन है, इसका मतलब है कि Z लेस देन 1, और इसका मीनिंग ये भी होता है कि यहाँ पर हम प्रेशर तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जितना वॉल्यूम घटना चाहिए था उससे भी कहीं ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया। मीन्स यहाँ पर ये गैसेस मोर कंप्रेसिबल हो गई हैं, ज़्यादा कंप्रेस हो गई, इसलिए वैल्यू इनका टोटल PV का जो वैल्यू है वह उसके कांस्टेंट आइडियल कंडीशन से भी कम हो गया। मीन्स प्रेशर बढ़ाया आपने, मान लीजिए दुगना कर दिया, तो वॉल्यूम हाफ रिड्यूस हो जाना चाहिए था, लेकिन हाफ से भी वॉल्यूम क्या हो गया, कम। मीन्स इस तरह की गैसेस जिनका Z का वैल्यू लेस देन 1 है, दे आर मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल कंप्रेसिबिलिटी। आइडियल गैस के कंपैरिजन में भी ज़्यादा कंप्रेसिबल है। लेकिन वहीं पर यदि आप हीलियम और हाइड्रोजन देखते हैं तो इनका हमेशा पॉजिटिव और लगातार ये बढ़ता भी जा रहा है। Z की वैल्यू मीन्स ग्रेटर देन 1 मिल रही है। Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मीनिंग है कि आप प्रेशर तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जितना वॉल्यूम डिक्रीज़ होना चाहिए था उतना डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, उससे कम ही डिक्रीज़ हो पा रहा है। इसलिए लगातार ये PV का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है प्रेशर बढ़ाने पर। मीन्स जिसमें Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, दोज गैसेस आर लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल बिहेवियर। जो आइडियल बिहेवियर है उसके कंपैरिजन में, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके कंपैरिजन में ये गैसेस लेस कंप्रेसिबल है। मतलब ये ज़्यादा पास नहीं आना चाहती हैं। जितना हम चाहते हैं कि ये कंप्रेस हो जाए और पास हो जाए, वॉल्यूम घट जाए, वो उतना कंप्रेस नहीं हो पा रही हैं। तो यहाँ पर ये दो तरह से आप इनको देख सकते हैं कि एक गैसेस मोर कंप्रेसिबल हैं और दूसरे लेस कंप्रेसिबल हैं। तो इफ़ Z इज इक्वल टू लेस देन 1, इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस बिहेवियर। इट मीन्स द गैस इज मोर कंप्रेसिबल। इसका मतलब होता है कि गैस ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेसिबल है देन आइडियल बिहेवियर। तो यदि हम देखें यहाँ पर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, इन गैसेस के लिए नेगेटिव डेविएशन देखने को मिल रहा है, वो भी लो प्रेशर पर। लो प्रेशर पर नेगेटिवली वो डेविएट कर रहे हैं, जबकि हाई प्रेशर पर यदि आप देखें, जबकि ये एलिमेंट्री जो गैसेस हैं, हीलियम और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी हो सकता है, इनके लिए लगभग देखा जाए तो ये वैल्यू लगातार इंक्रीज़ हो रही। मीन्स इनका हमेशा ही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है। जबकि जो डाई एटॉमिक या हेट्रोएटॉमिक गैसेस हैं, केमिकली रिएक्टिव गैसेस होती हैं, वो मोस्टली उनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लो प्रेशर पर तो लेस देन 1 होता है, बट हाई प्रेशर पर ग्रेटर देन 1 होता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए तो हमेशा ही Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस आर
लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट ऑल प्रेशर। हर एक प्रेशर पर ये तो होता है। लेकिन जैसे जो दूसरी गैसेस हैं, नाइट्रोजन में भी क्योंकि थोड़ा डिप देखने को मिलता है एट, नाइट्रोजन का भी इसी तरह से होता है, ये इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर ये नेगेटिव और इसके बाद फिर पॉजिटिव हो जाता है। तो नाइट्रोजन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, मीथेन हो या ऑक्सीजन हो, इनके लिए देखा गया है कि लो प्रेशर पर Z की वैल्यू लेस देन 1 होती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलती है। इसका मतलब है कि ये जो गैसेस हैं, दीज गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पर तो ये ज़्यादा कंप्रेसिबल हैं, बट दे आर लेस कंप्रेसिबल एट हाई प्रेशर। लेकिन हाई प्रेशर पर लेस कंप्रेसिबल है। और यदि आप देखते हैं तो नाइट्रोजन के लिए ये लो प्रेशर पर लगभग क्या होता है, आइडियल गैस का जो लाइन है और रियल गैस का है, दोनों लगभग एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ओवरऑल ये हुआ कि लो प्रेशर पर रियल गैस भी आइडियल गैस के जैसे बिहेव करते हैं। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट डेविएशंस आर लो एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पर डेविएशन रियल गैस का आइडियल बिहेवियर से कम देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा ये डेविएशन भी इंक्रीज़ होता जाता है। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT इज़ ऑलमोस्ट वैलिड एट ओनली लो प्रेशर। तो PV इज इक्वल टू nRT is valid only at low pressure for real gas. It means real gas obeys ideal gas equation only at low pressure. Low pressure पर ही सिर्फ ये इसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यदि हम रियल गैस के बिहेवियर को समझना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द बिहेवियर ऑफ रियल गैस, देन हमें यहाँ पर भी इसको एक ग्राफ के माध्यम से, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए एक ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है, वो ग्राफ हम लेंगे प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में। प्रेशर VM मतलब मोलर वॉल्यूम है। मोलर वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ द गैस या 2 मोल्स ऑफ द गैस प्रेशर लेंगे। और ये जनरली किसके लिए दिया गया है, नाइट्रोजन के लिए। तो अलग अलग टेम्परेचर पर लेकिन हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो इस तरह से जब मान लीजिए एक टेम्परेचर है T1 पर यदि आइडियल गैस के लिए आप प्रेशर और प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से मिलेगा। लेकिन यदि रियल गैस के लिए यदि ये हम फाइंड करते हैं तो नाइट्रोजन के लिए इस तरह से देखने को मिला, ये एट T1। जब इसी को थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया मीन्स T2 पर, तो आइडियल गैस के लिए ये है, लेकिन रियल गैस के लिए इस तरह से मिला। फिर T3 जो कि T2 से भी ज़्यादा है, इसके लिए लिया गया तो ये T3 था। यहाँ पर आइडियल तो सेम ही मिलेगा, बस प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ही मिलेगा। मीन्स हर एक प्रेशर पर ये वैल्यू सेम मिलती है। रियल गैस के लिए इस तरह से देखने को मिला। और फिर आगे जैसे T4 पर इस तरह से देखने को मिला। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो T4 है ग्रेटर देन T3, ग्रेटर देन T2 एंड ग्रेटर देन T1। मीन्स T4 सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है यहाँ पर T1। तो अलग अलग टेम्परेचर पर आप इस ग्राफ में क्या देख पा रहे हैं, क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। ये जो नेगेटिव डिप है ये हमें डिफरेंट मिल रही है। लो टेम्परेचर पर ये डिप जो है थोड़ा इसका एरिया ज़्यादा है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया ये डिप थोड़ा कम हो गई। T3 फिर और फर्दर राइज किया टेम्परेचर तो ये डिप और कम हो गई। जब T4 मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो लगभग ये क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर ये कोइंसाइड हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेविएशन है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकम लेस एंड लेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं जो उसका डेविएशन था रियल गैस का आइडियल गैस बिहेवियर से वो कम होता जा रहा है। और लगभग ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि हाई टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस के जैसे बिहेव करने लगते हैं।
तो ये नाइट्रोजन के लिए था। अब अलग अलग गैस के लिए ये पीवी की वैल्यू अलग अलग होती है और जनरली जिस टेम्परेचर पर कोई रियल गैस आइडियल गैस के जैसे बिहेव करती है उसको हम बॉयल टेम्परेचर या फिर बॉयल पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकम लेस एंड लेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया और वो डिप कम होता गया। डिप कम होने का मतलब है कि जो आइडियल लाइन थी और रियल गैस के लिए हमने जो लाइन ड्रॉ की है वो लगभग एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाई टेम्परेचर पर रियल गैस भी आइडियल गैस के जैसे बिहेव करती हैं और ये जो टेम्परेचर है बॉयल टेम्परेचर या जिसे हम बॉयल पॉइंट के नाम से जानते हैं मीन्स द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस ओबेज आइडियल गैस लॉ ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट। तो कई बार ये बॉयल टेम्परेचर के बारे में भी पूछा जाता है 1 मार्क क्वेश्चन में, बॉयल टेम्परेचर क्या होता है। तो हमें यहाँ पर ये बॉयल टेम्परेचर नहीं लिखना है, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ये बॉयल टेम्परेचर है जहाँ पर कोई आइडियल गैस रियल गैस भी आइडियल गैस के जैसे बिहेव करती है, उस टेम्परेचर को हम बॉयल टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये एप्रिशिएबल रेंज ऐसा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं होना चाहिए कि इस पॉइंट पर यहाँ पर ये रियल गैस के आइडियल गैस के जैसा बिहेव कर लिया तो ये बॉयल टेम्परेचर। एक एप्रिशिएबल रेंज है, जैसे यहाँ से यहाँ तक इस प्रेशर तक तो क्या हो रहा है ये रियल गैस के वो आइडियल गैस के जैसे बिहेव कर रही हैं। लेकिन इसके बाद जैसे फर्दर और भी हमने प्रेशर को राइज कर दिया तो यदि आप देखें यहाँ से इसी ग्राफ से एक तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर ये दो हम ओवरऑल कंक्लूज़न पर पहुँचे हैं कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रियल गैस भी आइडियल गैस के जैसे बिहेव करती हैं। जैसे हमने पहले शुरुआत में ही लिखा हुआ था कि जनरली जो रियल गैसेस हैं दे बिहेव आइडियली एट लो प्रेशर एंड फेयरली हाई टेम्परेचर, जबकि यदि हम इसका उल्टा कर देंगे लो टेम्परेचर लेंगे और हाई प्रेशर लेंगे तब वो रियल गैस का बिहेवियर टोटली डिफरेंट देन द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस के बिहेवियर से काफ़ी डिफरेंट होता है। और एक जैसे जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है एक्चुअल में ये वॉल्यूम ऑफ रियल गैस और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस यदि हम ये कैलकुलेट करते हैं तो इसका रेशियो ही क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। मीन्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस to the molar volume of it if it were an ideal gas at that temperature and pressure। मीन्स उस टेम्परेचर पर यदि वो आइडियल कंडीशन है तो उसका वॉल्यूम और रियल गैस का वॉल्यूम लेते हैं, उसके हम रेशियो को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यहाँ से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये तो हमने पता लगाए कि रियल गैस का बिहेवियर प्रेशर और टेम्परेचर में किस तरह से वेरिएट करता है, कहाँ पर वह आइडियल के जैसे कहाँ पर रियल गैस के जैसे बिहेव करता है। तो इसके पीछे कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। कॉजेस ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर तो हमने जैसे स्टडी किया रियल गैस सो डिफरेंट बिहेवियर देन आइडियल गैस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इनका बिहेवियर पूरी तरह से अलग होता है रियल गैसेस का आइडियल बिहेवियर से। तो क्वेश्चन है कि वाई डू गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी, आइडियलिटी से ये क्यों मतलब डेविएट होती हैं, एंड वाई डज द आइडियल गैस लॉ फेल एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर आइडियल गैस क्यों फेल है, आइडियल गैस लॉ मीन्स आइडियल गैस इक्वेशन क्यों नहीं ओबे की जाती है रियल गैस के द्वारा। तो ये क्वेश्चंस जो हैं इनको करेक्ट किया गया वंडरवाल के द्वारा। वंडरवाल ने ये पाया कि देयर आर टू फॉल्टी एजप्शंस इन काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जो हमने एजप्शंस पढ़े थे, पोस्टुलेट्स पढ़े थे, देयर आर टू फॉल्टी एजप्शंस, फॉल्टी पोस्टुलेट्स हैं जिनमें उन्होंने क्या किया, उन पॉइंट को सॉर्ट आउट किया और उसमें करेक्शन भी किया। तो वो करेक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले है कि वो कौन कौन से फॉल्टी एजप्शंस हैं। तो इसके लिए वंडरवाल ने जो फॉल्टी एजप्शंस के बारे में बताया कि काइनेटिक थ्योरी में कुछ कमियां हैं, दो पोस्टुलेट ऐसे थे जो फॉल्टी हैं और इसी वजह से रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस इक्वेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और उन्होंने उस फॉल्टी एजप्शंस को एक तो ये बताया कि जो काइनेटिक थ्योरी गैस थी, द काइनेटिक थ्योरी एज्यूम्स दैट
द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। मीन्स यदि मान लीजिए कि हमने टोटल वॉल्यूम क्या लिया, ये लिया एक कंटेनर का, इसमें यदि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, और ये माना कि जो टोटल स्पेस है, इस स्पेस जो अवेलेबल स्पेस है इस कंटेनर का, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस। एक्चुअल में जबकि क्या हुआ कि कुछ स्पेस तो किसने यहाँ पर जो अवेलेबल स्पेस था, उस अवेलेबल स्पेस मोशन के लिए कुछ स्पेस किसने कवर कर लिया, इस मॉलिक्यूल ने कवर कर लिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अवेलेबल स्पेस है, एक्चुअल स्पेस के कंपैरिजन जो एक्चुअल स्पेस अवेलेबल है वो टोटल वॉल्यूम से भी कम पाया जाता है। टोटल वॉल्यूम यदि भी है, जबकि एक्चुअल स्पेस क्या है, जो स्पेस उस गैस के द्वारा कवर किया गया है उसको निगलेक्ट किया गया था। तो यहाँ पर एक्चुअल में लेकिन हम क्या है, तो ये फॉल्टी था, क्योंकि उस गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यदि इस तरह से करते हैं तो फिर ऐसा होगा कि जब हम प्रेशर को लगातार बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम घट करके एक समय जीरो हो जाएगा। लेकिन कभी भी किसी गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता है, हाँ डिक्रीज हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। हम चाहे क्यों ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर पहुंच जाएं, मीन्स 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी किसी गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं होगा, वो सॉलिड बन जाएगा, और किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम जीरो कंसीडर नहीं किया जा सकता है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे घटेगा, प्रेशर भी मतलब जो है उसी हिसाब से, यदि हमने मान लीजिए कि या प्रेशर को इंक्रीज किया तब टोटल वॉल्यूम जो है गैस का डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह पूरा का पूरा जीरो हो जाए। तो जो फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है कैन नॉट बी निगलेक्टेड अंडर दिस कंडीशन। इस कंडीशन में हम उसके फ्रैक्शन वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब वॉल्यूम है ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स बिकम्स अबाउट 1% एट रूम टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। टोटल वॉल्यूम यदि वो 1% भी वॉल्यूम है तो 1% वॉल्यूम को अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि जो स्पेस अवेलेबल टू द गैस मॉलिक्यूल फॉर फ्री मूवमेंट डिक्रीजेस एज द प्रेशर इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे ये वॉल्यूम घटता जाएगा, और वॉल्यूम घटने का मतलब है कि जो स्पेस अवेलेबल था रैंडम मोशन के लिए, फ्री मोशन के लिए, वो अवेलेबल स्पेस भी यहाँ पर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल और पास पास आते जा रहे हैं। तो ये जो लॉ था, ये एजम्पशन था, पोस्टुलेट था, ये फॉल्टी था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, कि उन्होंने निगलेक्ट कर दिया, जबकि रियल गैस में वो निगलेक्ट नहीं हो सकता है। तो दिस प्रूव्स द इनवैलिडिटी ऑफ दिस पोस्टुलेट एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। इसलिए जो है ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इसको इनवैलिड बताता है, मतलब उसको फॉलो भी नहीं करते हैं। दूसरा जो फॉल्टी एजम्पशंस था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसमें ये बताया गया है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, ना के बराबर है और जीरो के बराबर होता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैसियस मॉलिक्यूल में। लेकिन ये तो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग है, आइडियल गैस के लिए है, बट एक्चुअल में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि जीरो होता तो गैसियस मॉलिक्यूल्स कभी लिक्विफाइड होते? ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में तो इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल कभी पास नहीं आएंगे, और जब पास नहीं आएंगे तो इनके बीच का स्पेस नहीं घटेगा। स्पेस नहीं घटने से ये लिक्विड और सॉलिड नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाता है, वो भले ही बहुत ही कम क्यों ना हो। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, बट दिस assumption is correct only for at ideal condition। इसकी यदि if this is correct, यदि मान लीजिए ये करेक्ट है, इसका मतलब है the gases will never liquefy, गैसेस कभी भी लिक्विफाई नहीं होती हैं। जबकि हम ये जानते हैं कि गैसेस लिक्विफाइड व्हेन कूल्ड एंड कंप्रेस्ड, जब हम इसको ठंडा करते हैं या उसको प्रेशराइज करते हैं, कंप्रेस करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तब ये क्या हो जाता है, लिक्विफाइड हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, मतलब जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर, लेकिन जब हम लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर लाते हैं, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण से ये मॉलिक्यूल
लिक्विफाइड हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटाते जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसियस मॉलिक्यूल के बीच का भी इंक्रीज़ होता जाता है। तो यही कारण है कि ये आइडियल बिहेवियर को, रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो फोर्स लिया है वो जीरो लिया है, और फोर्स जबकि हम जीरो नहीं ले सकते हैं, इट इज़ ग्रेटर दैन जीरो। तो हम जिस टेम्परेचर पर उसको मानते हैं कि वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, वो जीरो नहीं होकर के वो लिक्विफाइड हो जाती है गैस। तो दिस पोस्टुलेट इज़ आल्सो इनवैलिड एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो ये दो एजप्शंस फॉल्टी थे, जिनकी वजह से रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस से डिफरेंट होता है या डेविएट होता है। और इसके लिए वंडर वाल ने उस आइडियल गैस इक्वेशन में भी करेक्शन किया। तो क्या करेक्शन किया है उसके लिए देखते हैं। करेक्शंस ऑफ डेविएशंस और वंडर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस। तो जो रियल गैस थी उनको यदि हमें सुटेबल उसमें करेक्शन लगाना पड़ेगा आइडियल गैस इक्वेशन में, उनके बिहेवियर को कैलकुलेट करने के लिए जहाँ पर भी एप्लीकेबल है। जैसे एक तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, जो वंडर वाल ने आइडिया दिया फाइनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, कि हम वहाँ पर उसके वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी पाया जाता है। फोर्स मतलब प्रेशर में करेक्शन होगा, क्योंकि फोर्स अपॉन यदि आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने वंडर वाल के द्वारा आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाइड किया गया, जिसे वंडर वाल इक्वेशन के नाम से जाना गया। और उन्होंने कहाँ कहाँ पर करेक्शन किया आइडियल गैस इक्वेशन में। एक तो फर्स्ट करेक्शन था करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम। तो सबसे पहला उन्होंने करेक्शन किया यहाँ पर करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम में कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी, उसी को उन्होंने करेक्शन के लिए किया। और ये माना कि जो वॉल्यूम था ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल कैन नॉट बी निगलेक्टेड इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम। तो वंडर वाल ने इसमें करेक्शन किया कि उन्होंने बताया कि जो द वॉल्यूम है ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी निगलेक्टेड इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में हम सिंगल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स दैट द मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव इन होल वॉल्यूम भी। अभी जो वॉल्यूम था उस पूरे में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। जैसे ये टोटल वॉल्यूम भी है, तो ये टोटल वॉल्यूम भी ही मान लिया जाता है आइडियल गैस के लिए, बट यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये नहीं है। टोटल वॉल्यूम जैसे मान लीजिए कि इतने में तो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में तो क्या हो गया, कम हो गया। अभी इतना ही वॉल्यूम हमारे लिए अवेलेबल हो पा रहा है इसको गैसियस मॉलिक्यूल को, मीन्स बट द फ्री वॉल्यूम इज लेस दैन द ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम जो भी होगा उसके कंपैरिजन में यहाँ पर एक्चुअल वॉल्यूम या फ्री वॉल्यूम जिसे बोलते हैं वह लेस है, उससे मतलब कम पाया जाता है। तो कितना कम पाया जाता है, इसके लिए वंडर वाल ने एक करेक्शन टर्म इसमें इंट्रोड्यूस किया और उस करेक्शन टर्म को टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर दिया। तो उन्होंने 1 मोल ऑफ गैस के लिए इस करेक्शन टर्म को बी ले लिया और यहाँ पर V करेक्टेड वॉल्यूम लिखा V माइनस बी, ये है फॉर 1 मोल ऑफ द गैस। और यदि मान लीजिए कि n मोल के लिए यदि हमको फाइंड करना है कि n मोल गैस है तो V माइनस एन बी, ये हो जाएगा फॉर n मोल ऑफ द गैस। n मोल ऑफ द गैस के लिए करेक्शन टर्म हो गया NB। n इज़ द नंबर ऑफ मोल्स और B इज़ द करेक्शन टर्म एंड इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। B इज़ इक्वल टू एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या फिर को वॉल्यूम के नाम से भी इसको जाना जाता है। कितना वॉल्यूम एक्सक्लूड कर दिया गया वो था। और ये जो B है, B इज़ नॉट इक्वल टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के एक्चुअल वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि ये इट इज़ द 4 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। मीन्स यदि हम B के बारे में यदि आगे थोड़ा सा देखेंगे तो V इज़ इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू इज़ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर, मीन्स मॉलिक्यूल को हमने स्फेरिकल मानते हैं, तो ये 4/3 पाई आर क्यू उसका 4 टाइम्स लेना है। ये कितने के लिए है, फॉर 1 मॉलिक्यूल के लिए है।
और यदि हम यहाँ पर 1 मोल के लिए लेंगे तो 4 × 4/3 πRq इंटू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल के लिए हो जाएगा या फिर n मोल के लिए जितने भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो हमें यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन में V की जगह पर हम क्या रखेंगे, V करेक्टेड वॉल्यूम को रखेंगे इक्वल टू V माइनस NB, तो ये n मोल्स के लिए हो जाएगा। इसी तरह से उन्होंने दूसरा करेक्शन देखा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से था, तो प्रेशर में करेक्शन भी किया। तो सेकंड करेक्शन है करेक्शन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो सेकंड करेक्शन था ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो वंडरवाल ने जैसे बताया कि हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हैं गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सम अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैसेस, और ये माना कि जो रियल गैस के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स पाया जाता है। अब यदि मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल इफ प्रेजेंट इन मिडिल ऑफ द कंटेनर, देन यदि मान लीजिए कि इस तरह से कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, कुछ इधर पर है इस तरह से, तो मिडिल ऑफ द जो मॉलिक्यूल है इस पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, 0, बिकॉज इट इज़ इक्वली अट्रैक्टेड बाय द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इन ऑल फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। हर एक डायरेक्शन से इसको इक्वली अट्रैक्ट किया जा रहा है, इसलिए उस पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिजल्टेंट पुल जो होगा वो 0 हो जाएगा। मीन्स नेबरिंग मॉलिक्यूल पर तो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, बट जो मिडिल ऑफ द मॉलिक्यूल है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टोटल नेट रिजल्टेंट पुल 0 होगा। मीन्स देयर इज़ नो रिजल्टेंट पुल। बट व्हेन ए मॉलिक्यूल अप्रोचेस द वॉल ऑफ कंटेनर, लेकिन मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल कहाँ पर है, कंटेनर के वॉल पर है, ये मूव करते हुए यहाँ पर यदि आ जाता है कंटेनर की वॉल पर, देन इट एक्सपीरियंस एन इनवर्ड पुल ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल। तब यहाँ पर जो भी नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होंगे इसको क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने का मतलब है कि ये पीछे की ओर खींच रहे हैं। इससे क्या होगा, जिस स्पीड से वह ये मॉलिक्यूल मूव होकर के उस कंटेनर की वॉल से टकराना चाहता था, अब इतना फोर्सफुली वह नहीं टकराएगा, क्योंकि पीछे से ये तो इधर की ओर जा रहा था हाई स्पीड से, लेकिन उसको पीछे से क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया गया। इसलिए यहाँ पर नेट इनवर्ड पुल ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इस कारण से जो ये टकराएगा वॉल से, उसकी स्पीड, उसका फोर्स जो होगा, उसका इम्पैक्ट वहाँ पर कम हो जाएगा। तो व्हेन ए मॉलिक्यूल अप्रोचेस द वॉल ऑफ कंटेनर, it experiences an inward pull due to attractive forces of neighboring molecule. Thus, the molecule strike the wall with a lesser force. इसलिए जब ये मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा तो लेसर फोर्स के साथ वहाँ पर स्ट्राइक करेगा, टकराएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया तो कांस्टेंट है, फोर्स कम हो गया। फोर्स कम होने से क्या होगा, जो हम प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं वह लेस देन होगा देन द आइडियल प्रेशर। तो देयरफॉर इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज़ लेस देन द आइडियल प्रेशर। हम जितना प्रेशर उसमें मानते हैं आइडियल गैस के लिए है, उससे प्रेशर हमें कम मिलता है एक्चुअल में। तो कितना प्रेशर वो एक्स्ट्रा है, उन्होंने उसके लिए वहाँ पर एक करेक्शन टर्म उसमें इंट्रोड्यूस किया, और उस करेक्शन टर्म को इंट्रोड्यूस करने के बाद P करेक्टेड दिया, मतलब करेक्टेड प्रेशर को अप्लाई किया गया आइडियल गैस इक्वेशन में। तो उन्होंने आइडियल गैस के प्रेशर में वो P करेक्टेड जो लिया, P + P डैश। P इज़ द ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो एक्चुअल ऑब्जर्व, और लेकिन आइडियल गैस में ये P डैश जो एक्स्ट्रा था, तो P डैश इज़ द करेक्शन टर्म है, ये करेक्शन टर्म। और P डैश की जो वैल्यू होती है, इट इज़ इक्वल टू द A/V² फॉर 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के लिए है तो A/V² लेंगे, या 1 मोल के लिए, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं सीधे सीधे 1 मोल के लिए। लेकिन यदि हमें n मोल के लिए लिखना है तो इसके लिए A/V² इंटू n² हो जाता है, AN²/V² फॉर n मोल।
तो n मोल के लिए करेक्शन टर्म लेंगे P डैश इज इक्वल टू AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर। तो अभी देखिए, तो ये टोटल हो गया P करेक्टेड इज इक्वल टू P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर फॉर n मोल। अभी आइडियल गैस इक्वेशन लेंगे। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है PV इज इक्वल टू nRT। हम यहाँ पर P करेक्टेड और V करेक्टेड यहाँ पर दोनों की वैल्यू को रख देंगे, पुटअप कर देंगे, तब ये हो जाएगा P की जगह पर P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, ये करेक्शन टर्म के साथ, और V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ये होगा फॉर n मोल ऑफ द गैस, और इसी को ही हम वंडर वाल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये बनाया किसके लिए? रियल गैस के लिए, वंडर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस। तो ये हो गया। अब यदि मान लीजिए कि आप 1 मोल के लिए लिखना चाहते हैं तो P प्लस A बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल। n मोल के लिए ये ऊपर वाला इक्वेशन यूज करना है, P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT फॉर n मोल्स ऑफ द गैसेस। तो ये वंडर वाल इक्वेशन है। अब यहाँ पर A और B ये दो मतलब एक कांस्टेंट है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है? इनको वंडर वाल हम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, A और B को। तो ये वंडर वाल कांस्टेंट A और B थे, A और ये वाला B। कांस्टेंट A जो है इट मेजर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स। गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे मेजर करता है। और वंडर वाल जो फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A। जैसे जैसे A की वैल्यू बढ़ती जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज़ होता जाता है। कांस्टेंट इसी तरह से B है, इट मेजर्स द इफेक्टिव साइज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। ये गैसियस मॉलिक्यूल के इफेक्टिव साइज को मेजर करता है, बट इट B इज़ नॉट द एक्चुअल साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। एक्चुअल साइज ऑफ मॉलिक्यूल या B जो है इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। ये उसके 4 टाइम्स को हम लेते हैं। अब यहाँ पर यूनिट्स ऑफ वंडर वाल कांस्टेंट A और B के कांस्टेंट जो है वंडर वाल कांस्टेंट, इनका यूनिट क्या है? तो यूनिट्स ऑफ A एंड B जैसे हम देखते हैं P डैश इज इक्वल टू AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, मीन्स A इज इक्वल टू P इंटू V स्क्वायर बाई N स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट जैसे आप देखते हैं ATM जनरली हम यूज़ करते हैं प्रेशर के लिए, तो प्रेशर की जगह पर रख देंगे ATM। V स्क्वायर, V मतलब वॉल्यूम लीटर, तो लीटर स्क्वायर, और पर मोल इनवर्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ ATM लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर। तो ये हो गया यूनिट ऑफ कांस्टेंट A। इसी तरह से कांस्टेंट जो V है इसके लिए V इज इक्वल टू NB ये लिया जाता है। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई N, और V की जगह पर रख देंगे लीटर और ये N, तो लीटर पर मोल। तो B का यूनिट जो है लीटर पर मोल या लीटर मोल इनवर्स, ये यूनिट होगी कांस्टेंट B की। तो इस तरह से अब जनरली हम यदि इसको जैसे अप्लाई करते हैं वंडर वाल इक्वेशन में कि लो प्रेशर पर, तो लो प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है वो जनरली सफिशिएंटली क्या होता है? लार्ज होता है, एंड देयरफॉर B कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू V। यदि हम लो प्रेशर पर ले रहे हैं तो उस समय पर जनरली क्या कर देते हैं, ये B को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ओनली V ले लिया जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन हो जाता है, मीन्स यहाँ बचेगा P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V इज़ इक्वल टू nRT। NB का पूरा टर्म हटा दिया जाएगा, क्योंकि B इज़ इक्वल टू हटा दिया तो साथ में NB हट जाएगा। और यदि हम हाई प्रेशर पर लेते हैं तब हाई प्रेशर पर क्या हो जाता है, वॉल्यूम तो काफ़ी स्मॉल हो जाता है, और ऐसे केस में हम B को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर A बाई जो V स्क्वायर टर्म होती है हाई प्रेशर पर, इसे निगलेक्ट कर दिया जाता है, A बाई V स्क्वायर। तो ये बचेगा P इंटू V माइनस NB इज़ इक्वल टू nRT।
तो थोड़ा थोड़ा ये इक्वेशन चेंज होती हैं। और वहीं यदि हम हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर देखते हैं तो हाई टेम्परेचर पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ऐसे केस में हम NB जो करेक्शन टर्म है उसे रिमूव कर देते हैं वॉल्यूम में से, और प्रेशर में से A/V² भी निगलेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि लो प्रेशर है, तो इस वजह से दोनों हट जाते हैं और सिर्फ बचता है PV = nRT। लेकिन PV = nRT तभी होगा जब कंडीशन क्या होगी, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो ये था वैन डर वाल इक्वेशन के बारे में। यहाँ पर इसको इस तरह से अप्लाई करके कभी कभी इसमें से करेक्शन टर्म को रिमूव भी कर दिया जाता है अलग अलग कंडीशन पर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।